सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। तो अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अपना जो डीसी मोटर के जो टाइप पढ़ रहे थे अपन, तीन टाइप मैंने बताए थे। एक टाइप अपन पढ़ चुके थे और दूसरा जो टाइप अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है भाई। दूसरी जो मोटर है वो मेरे भाई आपकी है शंट मोटर। शंट मोटर जिसे अपन पार्श्व मोटर के नाम से भी जानते हैं, पार्श्व मोटर के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शंट मोटर कहेंगे किसे? वह मोटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी होती है। किसके साथ जुड़ी होती है? समांतर में जुड़ी होती है। तो अपन क्या कहते हैं भाई? अपन कहते हैं कि फील्ड वाइंडिंग वह मोटर है, अपन कह सकते हैं वह मोटर है, वह मोटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी होती है। आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी होती है। शंट मोटर कहलाती है। कौन सी मोटर कहते हैं भाई? शंट मोटर कहते हैं। तो जैसे आपने सीरीज मोटर समझी थी उसी तरीके से आपको शंट मोटर पढ़नी है और समझनी है। ठीक है भाई। तो देखो शंट मोटर के अगर अपन लोग डायग्राम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है भाई, डायग्राम की ओर बढ़ते हैं तो ये मोटर का क्या भाई? आपका आर्मेचर। आर्मेचर में लेप और वेव प्रकार के अपन वाइंडिंग है वो बनाते हैं। ठीक है भाई। ये आपका आर्मेचर के ऊपर आपकी ब्रश लगती है। फील्ड वाइंडिंग होगी वो समांतर क्रम में जुड़ेगी। ये फील्ड वाइंडिंग होगी जो फील्ड पोल के ऊपर बनाई जाती है। इसको मैं कनेक्ट करता हूं किस क्रम में? समांतर क्रम में मैं इसको कनेक्ट करने का कार्य करता हूं। उसके बाद में ये मोटर को चलाने के लिए बाहर से आप लोग क्या दोगे भाई? विद्युत सप्लाई देने का काम करोगे। विद्युत सप्लाई देने का काम करेंगे। ये आपका प्लस का और ये आपका क्या है? माइनस का। ठीक है भी। और यहां अगर अपन बात करेंगे तो इनपुट पावर देंगे मोटर को चलाने के लिए। पी इन बराबर क्या होगा भी? आपका वी एल और आई एल। क्या होगा भाई? वी एल और आई एल। और विद्युत शक्ति होती है उसका यूनिट क्या लेते हैं भाई? वाट। ये आपने मोटर को चलाने के लिए पहले इलेक्ट्रिकल पावर दिया है। क्या दे दी भाई? आपने विद्युत शक्ति दे दिया। ठीक है भाई। बराबर समझ में आ रहा है ना? यस या नो कमेंट करते रहें जिससे मेरे को लगे कि हाँ स्टूडेंट सुन रहे हैं। अदरवाइज तो कई बार मुझे भी नींद आ जाएगी भाई क्या कर रहे हैं। तो यहां से अगर अपन बात करेंगे तो जो लाइन वोल्टेज दिए जाएंगे वो क्या कहलाएगा भाई? आपका VL। जो लोड के वोल्टेज हैं। इधर से जो आपकी करंट जाएगी वो कौन सी करंट होगी? ISH। ISH नहीं होगी, IL होगी। और यहाँ जो करंट आएगी वो कौन सी आएगी? आर्मेचर करंट। फील्ड में जो करंट जाएगी वो कौन सी जाएगी भैया? आपकी ISH करंट। और इधर अपन बात करेंगे तो ये आपका वोल्टेज होगा वो कौन सा होगा? VSH। और यहां अगर अपन बात करेंगे इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा भाई? आपका RSH। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमानुसार आर्मेचर में शक्ति जनरेट होगी। आर्मेचर में प्रेरित शक्ति, आर्मेचर में प्रेरित शक्ति। तो यहां आपका हो गया PG बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका EB और IA। और मोटर की शाफ्ट के ऊपर आपको कौन सी पावर मिलती है? मैकेनिकल पावर मिलती है। और वो मैकेनिकल पावर यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। और जो भाई कितनी होती है यांत्रिक ऊर्जा? आप कहोगे कि सर BHP गुणा 735.5। कितना होता है भाई आपका? 735.5। तो ये मेरे भाई आपका एक शंट मोटर का कनेक्शन डायग्राम हो गया। ठीक है भाई। कहा किसको है आपने?
कि वह मोटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग समांतर क्रम में जुड़ी होती है। अब वही आपको की पॉइंट में एक एक पॉइंट में आपको अच्छी तरीके से बताऊं। सबसे पहले अगर अपन लोग करंट की बात करें तो मोटर के केस में आपकी लोड लाइन करंट या लोड करंट ज्यादा होती है, जो आर्मेचर करंट और शंट जो करंट होती है उन दोनों का योग होती है, उन दोनों का क्या होती है भी आपकी योग होती है। और आपको पता है करंट का जो मात्रक क्या लिया जाएगा, एम्पीयर लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा भी, करंट का जो मात्रक है वो आपका एम्पीयर लिया जाएगा। ठीक है भी, गुड आफ्टरनून सभी को। अगर मैं यहां से क्या ज्ञात करूं, आई एल ज्ञात करूं, तो इस समीकरण से मैं आई एल निकालूंगा, तो मेरे भाई आपका आई एल क्या हो जाएगा, जो इनपुट पावर दी है उसमें मैंने भाग किसका लगाया, वी एल का मेरे को भाग लगा दिया। किसका भाग लगा दिया भी, वी एल का मैंने भाग लगा दिया। अगर आप कहोगे कि ISH करंट मेरे को निकालनी है, कौन सी करंट निकालनी है, ISH मेरे को करंट निकालनी है, तो ISH करंट क्या होगी भाई आपकी VSH और बटा क्या हो जाएगा भी आपका RSH। शंट मोटर है, पैरेलल में विभव का मान समान होता है, तो यहां अगर बात करेंगे तो लाइन वोल्टेज का मान है वो किसके बराबर होगा, VSH के बराबर होगा, क्योंकि समांतर में कनेक्शन है। किस क्रम में कनेक्शन है, समांतर में आपके कनेक्शन है, इसलिए ये बात आपकी होती है। ठीक है भी। करंट की बात करेंगे तो करंट का जो मात्रक होगा वो क्या आता है भाई आपका एम्पीयर होता है। ये आपकी फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट हो गई। अगर अपन मोटर के केस में बात करें, यहां इस मोटर की बात करें तो सबसे ज्यादा करंट की बात करें तो सबसे ज्यादा करंट कौन सी होती है आपकी, लोड करंट, उसके बाद में आर्मेचर करंट, और सबसे करंट कम होती है वो कौन सी होती है, फील्ड करंट। ठीक है भाई, ये कंडीशन होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो भाई, अगर बात करें अपन शंट मोटर में बैक ईएमएफ की, बैक ईएमएफ का दूसरा नाम क्या होता है, आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो मुझे। ठीक है भाई, बैक ईएमएफ को अपन क्या बोलते हैं, देखो भाई अगर बैक ईएमएफ की बात करते हैं, बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से कम होता है। कितना होता है, जितना आर्मेचर में ड्रॉप हो जाता है। क्या हो जाता है, आर्मेचर में ड्रॉप। तो आर्मेचर में जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा भाई आपका IA और RA। इस IA और RA को आर्मेचर ड्रॉप कहा जाता है। ठीक है भी, क्या कहलाएगा भी आपका वोल्ट। अगर यहां इसी सिचुएशन में आप लोग लाइन वोल्टेज प्राप्त करना चाहते हैं VL, तो VL बराबर क्या हो जाएगा भी आपका EB प्लस क्या हो जाएगा भी आपका IA और RA। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है और उस न्यूमेरिकल में ब्रश वोल्टेज का जिक्र करता है तो यहां घटेगा ब्रश वोल्टेज ड्रॉप और यहां क्या हो जाएगा आपका जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन आप लोगों की लाइन वोल्टेज की है। यहां से बहुत बार आपसे एक न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है आर्मेचर करंट के केस में। तो यहां से यदि आपको आर्मेचर करंट निकालने के लिए कहा जाए तो बताओ, यहां से अगर मैं आर्मेचर करंट निकालूं तो IA बराबर में क्या लिखूंगा आपका VL माइनस क्या हो जाएगा EB बटा क्या हो जाएगा भी आपका RA, बटा क्या हो जाएगा भी आपका RA। ठीक है भाई, और इसकी मात्रक भी क्या लेंगे भाई, एम्पीयर लेंगे। तो मेरे भाई करंट की और मैंने वोल्टेज की कंडीशन बता दी। कौन सी मोटर में बताई है, शंट मोटर में मैंने आपको ये कंडीशन बता दी है। आगे बात करें अपन लोग कॉपर लॉसेज की। किसकी भाई, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस है, ताम्र हानियां हैं, वो लोड के अनुसार परिवर्तित होती हैं, बोलो हाँ या ना। अगर बात करें अपन लोग आर्मेचर में सर्वाधिक होती है ये हानियां। अगर आर्मेचर में बात करें तो आर्मेचर में कॉपर लॉसेज क्या होगा भाई आपका IA का स्क्वायर हो गया RA और ये क्या हो जाएगा भी आपका वाट। ठीक है भाई, आर्मेचर में कॉपर लॉसेज हो गए। दूसरा यदि अपन बात करते हैं, ये आर्मेचर की बात हो गई, IA का स्क्वायर RA, और फिर बात हो गई भी आपकी फील्ड वाइंडिंग की, फील्ड वाइंडिंग की, और कौन सी की भाई, शंट फील्ड वाइंडिंग की। तो शंट फील्ड वाइंडिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, ISH का स्क्वायर और RSH क्या होगा भी आपका वाट। अब देखो मोटर को चलाएंगे तो आपके घर पर जो भी वोल्टेज आ रहे हैं वो फिक्स आ रहे हैं, हल्का फुल्का उनमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। वाइंडिंग का प्रतिरोध फिक्स है, प्रतिरोध फिक्स में फिक्स वोल्टेज का भाग दिया जाएगा, तो यहाँ आने वाली जो ISH करंट होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है।
तो ताम्र हानि होते हुए भी, कॉपर लॉसेज होते हुए भी आपकी फील्ड वाइंडिंग में रेजिस्टेंस का मान होगा वो तो होगा ही, और करंट है वो फिक्स हो जाएगी। इसलिए इस मोटर में जो आपको करंट बोली जाती है, वो करंट बोली जाती है वो क्या होगी भाई, आपकी कांस्टेंट होगी। तो ताम्र हानियों का मान भी क्या होता है, नियत होता है। ताम्र हानियों का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि किसी भी लोड पर नियत होगा, यानी कि कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट लॉस ही बोला जाएगा इसे। कौन सा लॉस कहा जाएगा, इसे कांस्टेंट लॉस ही कहा जाएगा। अब देखो, अगर अपन बात करें शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग की, किसकी भाई, फील्ड वाइंडिंग की संरचना की, फील्ड वाइंडिंग की संरचना की बात करते हैं। फील्ड वाइंडिंग की संरचना की बात करते हैं, तो फील्ड वाइंडिंग की समांतर क्रम में जुड़ रही है, इसलिए जितना आप लोग मोटर की लाइन वोल्टेज लगाओगे उतना इसको सहन करना पड़ेगा। तो ये फील्ड वाइंडिंग बनाई जाती है पतले तार व अधिक लपेटों से। किससे बनाई जाती है, नंबर ऑफ टर्न्स मैक्सिमम, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, वो मिनिमम होगा। तो फील्ड वाइंडिंग की संरचना, तो अपन कहते हैं कि पतले तार, किससे भाई, पतले तार व अधिक लपेटों से, पतले तार व अधिक लपेटों से बनाई जाती है, पतले तार व अधिक लपेटों से बनाई जाती है। ठीक है भी, इसके लिए क्या कहना चाहोगे, क्यों बनाया जाता है ऐसा? ऐसा इसलिए किया जाता है कि भाई लाइन वोल्टेज का संपूर्ण मान कर सकें। तो अपन कह सकते हैं कि पैरेलल में होने के कारण ऐसा, इसलिए इसकी संरचना बनाई जाती है समांतर में होने के कारण, समांतर में होने के कारण लाइन वोल्टेज को सहन करना पड़ता है, लाइन वोल्टेज ही आरोपित होता है, आरोपित होता है। ठीक है भाई, वोल्ट मीटर आपका समांतर क्रम में लगता है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उसको भी पूरा वोल्टेज सहन करना पड़ता है। तो फील्ड वाइंडिंग की संरचना ये होती है। अब देखो, अगर शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है चलती हुई कंडीशन में, तो देखो क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो कंडीशंस बनती है, एक तो हल्का लोड है या फिर नो लोड है, या फिर आप फुल लोड के ऊपर फील्ड वाइंडिंग खुल जाती है तो क्या कंडीशन बनती है। आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है। तो अगर अपन कहें शंट फील्ड वाइंडिंग, मोटर की फील्ड वाइंडिंग, और मोटर कौन सी भी आपकी शंट है, शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन होने पर, फील्ड वाइंडिंग ओपन होने पर, तो देखो क्या कंडीशन होगी। एक कंडीशन तो मैं आपको देता हूं, किसकी भाई, हल्के भार, नो लोड या हल्के भार पर, नो लोड या हल्का भार, हल्के भार के समय, हल्के भार, हल्के भार के समय। ठीक है भाई, नो लोड या हल्के भार के समय। अब देखो, नो लोड या हल्के भार के समय की अगर अपन बात करें तो देखो क्या होगा। अब मान लीजिए आपकी फील्ड वाइंडिंग है, ये मोटर है, ये क्या भी आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है भाई, और ये आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है, और ये इधर से मोटर की क्या आ रही है, सप्लाई आ रही है। अब देखो, इसमें यहां इधर आपकी कौन सी करंट आएगी, IL, और इधर कौन सी करंट आती है आपकी ISH, और यहां आपकी कौन सी करंट हो जाती है, IA। कौन सी करंट हो जाती है भाई, आपकी IA करंट हो जाती है, और ये मान लीजिए मैं यहाँ IL लिख देता हूँ। अब अचानक फील्ड वाइंडिंग, आपको पता है ISH होगा, ISH के अनुसार मोटर में क्या बनेगा भाई, आपका phi-SH। अब आपको पता है, जैसे ही मान लीजिए यहां से ये पॉइंट आपका ब्रेक हो जाता है, फील्ड वाइंडिंग आपकी खुल जाती है। तो आपको पता है मोटर में मान लीजिए आपका 5 वेबर का फ्लक्स बन रहा था। अब अगर कोई लैंप होता
तो कनेक्शन हटते ही आपका बंद हो जाता, भाई कनेक्शन टूट गए, करंट उसमें पास नहीं हो रहा है। लेकिन जो आपका फ्लक्स है, अगर वो फ्लक्स है वो आपका 5 वेबर का फ्लक्स था, तो वो फ्लक्स आपका किसकी तरफ जाएगा भी, आपका रेज शून्य की तरफ जाएगा। लेकिन वो शून्य की तरफ नहीं जाता है, वो आपका कहां तक जाता है, आपका अवशिष्ट चुंबकत्व तक जाता है। रेजिडुअल मैग्नेट अवशिष्ट चुंबकत्व तक चला जाता है, जो आपका लगभग 5 से 10% होता है। तो जैसे ही फील्ड वाइंडिंग आपकी ओपन होती है, तो घूर्णन गति और फील्ड वाइंडिंग में इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। अर्थात आपका फ्लक्स का मान कम होगा, फील्ड वाइंडिंग जब हल्के भार पर या नो लोड के ऊपर खुलेगी तो गति क्या होगी, बढ़ेगी। गति क्या होगी, बढ़ेगी। अब गति बढ़ जाएगी, कुछ समय के लिए बढ़ जाएगी, आखिर मोटर क्या होनी होती है, बंद होती है। मोटरसाइकिल आपकी 80 की स्पीड में चल रही है, और यदि आप लोग क्लच को प्रेस करते हैं तो मोटरसाइकिल आपकी ज्यादा स्पीड में चलेगी, लेकिन अंततः क्या होगी भैया, आपकी बंद होगी। क्योंकि फिर घूर्णन गति के लिए फ्लक्स भी तो आपको चाहिए होता है, तो यहाँ फ्लक्स आपका नहीं है, काटेगा किसे। तो नो लोड या हल्के भार के समय अपन कहेंगे मोटर कुछ समय के लिए अत्यधिक स्पीड देती है। मोटर कुछ समय के लिए अत्यधिक गति प्रदान करती है, क्योंकि फ्लक्स अधिक मान से अवशिष्ट चुंबकत्व या बोले तो भाई नगण्य मान तक पहुंचकर कम हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर शंट मोटर है और उसकी फील्ड वाइंडिंग नो लोड के ऊपर खुल जाती है, तो मोटर कुछ समय के लिए आपको गति ज्यादा देगी, आखिर क्या हो जाएगी, फिर आपकी बंदी होनी है। ठीक है भाई। अगर सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग खुले, चाहे लोड के ऊपर खुले चाहे नो लोड के ऊपर खुले, वो मोटर क्या होगी, बंद, क्योंकि आर्मेचर में करंट ही नहीं जाएगा, वो सीरीज में कनेक्टेड होती है आपकी। तो ये पॉइंट आपका अच्छा पॉइंट है। अगर मान लीजिए कंडीशन बनती है आपकी, दूसरी कंडीशन बनती है ये नो लोड के ऊपर नहीं, फुल लोड के ऊपर, शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन होने पर, शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन होने पर, फुल लोड के ऊपर शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन होने पर। अब देखो, अगर बात करेंगे अपन लोग, अगर लोड का मान आपका ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है लोड का मान ज्यादा होगा, मोटर की शाफ्ट के ऊपर यहाँ लोड आप ज्यादा लगाओगे। ये मान लीजिए मोटर की शाफ्ट है, इसके ऊपर आपने लोड का मान बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है आर्मेचर करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा, मोटर ज्यादा करंट खींचेगी। आपने भाई 1 HP का लोड लगाया है, फिर आप 5 HP का लोड लगाओगे, तो आप समझदार हो, 5 HP के समय लोड क्या होगा, ज्यादा होगा, अर्थात आपका आर्मेचर करंट का मान क्या है, ज्यादा है। अब देखो, जैसे ही ये फील्ड वाइंडिंग आपकी ओपन होती है, फील्ड वाइंडिंग क्या हो रही है भी, आपकी ओपन हो रही है, तो ये रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। अब रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होता है, यानी कि RSH का मान ज्यादा है, किससे, आर्मेचर के प्रतिरोध से। इसलिए जो शंट आर्मेचर का जो करंट होता है, यानी कि फील्ड वाइंडिंग का जो करंट होता है, वो भी किस में चला जाता है, आपका आर्मेचर में प्रवेश कर जाता है। ये करंट भी किस में चला जाता है भी, आपका आर्मेचर करंट में प्रवेश करता है। तो कुल मिला के फील्ड वाइंडिंग का करंट अधिक प्रतिरोध होने के कारण, फील्ड का अधिक प्रतिरोध होता है, तो फील्ड का करंट भी आर्मेचर में आ जाता है, क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है।
तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई, आर्मेचर धारा अधिकतम हो जाती है। आर्मेचर धारा अधिकतम हो जाती है। आर्मेचर धारा अधिकतम हो जाती है क्योंकि आर्मेचर प्रतिरोध कम होने से फील्ड करंट भी आर्मेचर में प्रवेश कर जाती है। आर्मेचर में प्रवेश कर जाती है। इस कारण आर्मेचर के जलने की संभावना हो जाती है। क्या होता है भी, इस कारण आर्मेचर के जलने की संभावना हो जाती है। इस कारण आर्मेचर की जलने की संभावना हो जाती है। आर्मेचर की जलने की संभावना हो जाती है। अगर नो लोड के ऊपर खुलती है तो मोटर अत्यधिक स्पीड देगी। अगर फुल लोड के ऊपर खुलेगी फील्ड वाइंडिंग शंट मोटर की, तो मोटर की आर्मेचर जलने की संभावना हो जाती है क्योंकि इसका करंट का मान आपका बढ़ जाता है। ठीक है भाई। अब देखो दूसरा, अगर आपको की पॉइंट बताऊं, शंट मोटर होती है। शंट मोटर का टॉर्क, शंट मोटर का अगर बात करें अपन टॉर्क की, तो देखो भाई जो आर्मेचर आपका टॉर्क होता है वो फील्ड फ्लक्स से वो आर्मेचर धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब देखो मोटर की फील्ड वाइंडिंग को लाइन वोल्टेज दिया जाता है, वो मान फिक्स है, उसका प्रतिरोध फिक्स है, तो उसमें जाने वाली करंट का मान कांस्टेंट है, इसीलिए अपन ने कॉपर लॉसेज को कांस्टेंट माना था। तो शंट मोटर में फ्लक्स क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। ये फाई क्या होता है भी आपका, कांस्टेंट होता है। तो आप सभी को बताना है, तो यहां शंट मोटर के लिए कह देते हैं कि शंट मोटर का आर्मेचर टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, जबकि सीरीज मोटर का टॉर्क वर्ग के समानुपाती था। तो अपन कह सकते हैं कि शंट मोटर का टॉर्क, शंट मोटर का आर्मेचर टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। शंट मोटर का आर्मेचर टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। हाँ, इसके लिए ये याद रखना, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो फुल लोड टॉर्क के 1.5 गुना होता है, क्योंकि हल्का फुल्का उसमें पहले अवशिष्ट चुंबक तो होता है। ठीक है भाई। तो फिर आपका करंट आते वो और बन गया आपका, थोड़ा सा आगे स्टार्टिंग टॉर्क है वो आपको 1.5 गुना मिलता है। तो अपन कहते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क से या लोड टॉर्क से, स्टार्टिंग टॉर्क लोड टॉर्क से 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना होता है। ठीक है भी। अब देखो शंट मोटर की विशेष बात क्या है, ये बदलते हुए लोड पर भी घूर्णन गति आपकी क्या होती है, स्थिर होती है, क्योंकि फ्लक्स का मान कांस्टेंट होता है। तो अपन कहते हैं भाई शंट मोटर की घूर्णन गति, शंट मोटर की घूर्णन गति लोड परिवर्तन करने पर स्थिर रहती है।
स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। हालांकि आंशिक कमी होती है आपकी, ज्यादा कमी नहीं होती है, लेकिन सीरीज मोटर की जो घूर्णन गति होती है वो तो बहुत ज्यादा कम हो जाती है लोड बढ़ाने पर। तो शंट मोटर की घूर्णन गति लोड परिवर्तन करने पर स्थिर रहती है, क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स नियत होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि उस मोटर का नाम बताइए जिसमें लोड परिवर्तन, अब लोड में परिवर्तन है वो भी संकीर्ण किया जाएगा, आपका लिमिटेड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले 10 HP का लोड लगा रहा और आपने 60 HP का लोड लगा लिया। तो अपन कहते हैं कि लोड परिवर्तन पर गति में आंशिक कमी होती है। क्यों भाई, क्यों ऐसा? क्योंकि जो घूर्णन गति और फील्ड फ्लक्स में आपका ये संबंध होता है, तो ये कांस्टेंट हो जाता है, तो लगभग गति आपकी जो है फाई आपका क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर मोटर चल रही है तो फिर आपका जो घूर्णन गति होती है वो किस पर समानुपाती होती है? आपके बैक ईएमएफ के समानुपाती हो जाती है। अगर अपने फ्लक्स, अब बैक ईएमएफ होता है वो आपका आंशिक डिपेंड करता है, ऐसा नहीं भी आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है तो विशेष फर्क आपका नहीं पड़ता है, क्योंकि बैक ईएमएफ का मान अगर बढ़ेगा तो आर्मेचर में होने वाला जो ड्रॉप है वो कम होगा और घटेगा तो फिर ड्रॉप बढ़ जाएगा। अब आई आर्मेचर धारा वो बहुत कम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होती है, तो यहां अपन कहेंगे कि गति इसमें आंशिक परिवर्तन ही होता है। गति में परिवर्तन लोड बढ़ाने पर आंशिक होता है, आंशिक ही होता है। अब आंशिक कैसे? मान लीजिए पहले स्पीड 500 आरपीएम मिल रही है, आपने फुल लोड लगा दिया तो फ्लक्स से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शंट करंट तो फिक्स है। आर्मेचर करंट आपका अगर ज्यादा हो रहा है तो आपका जो ड्रॉप होगा वो 1-2 वोल्टेज का फर्क पड़ सकता है, ठीक है भी। क्योंकि आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर अपन बात करेंगे किसकी भाई? बैक ईएमएफ की, ईबी की, तो अपन ने VL माइनस क्या कर रहे हैं अपन? IARA। जैसे आप लोड बढ़ाओगे तो ये आर्मेचर करंट बढ़ेगा। आर्मेचर करंट बढ़कर गुणा किससे होना है? ये एक से कम संख्या से गुणा होना है। तो ज्यादा ऐसा नहीं भी 10-20 वोल्टेज का आपका एक साथ ही ये आपका फर्क डाल देगा, बहुत आपका फर्क कम डाल पाएगा ना। तो यहां आंशिक परिवर्तन होता है, इसलिए इसका स्पीड रेगुलेशन अच्छा माना जाता है। इसलिए शंट मोटर का स्पीड रेगुलेशन अच्छा माना जाता है। अच्छा माना जाता है, समझ गए आप लोग बात? तो शंट मोटर के ऊपर अगर आप लोग लोड में परिवर्तन करोगे तो इसकी गति में जो परिवर्तन होता है वो आपका आंशिक परिवर्तन होता है, ठीक है भी। कौन सा परिवर्तन होता है? आपका आंशिक परिवर्तन होता है। टॉर्क की कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई। फील्ड वाइंडिंग अगर आपकी खुल जाएगी, हल्के बार के ऊपर खुलेगी तो मोटर की स्पीड आपको सामान्य से ज्यादा मिलेगी, और फुल लोड के ऊपर खुलेगी तो फील्ड वाला करंट आर्मेचर में प्रवेश कर जाता है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इस कारण से 1 या 1 ओम से कम लेते हैं, ठीक है भी। अब देखो शंट मोटर को, सीरीज मोटर को तो किस पर चला रहे थे आप? सीरीज मोटर को आप लोग चला रहे थे लोड के ऊपर। यदि इस मोटर को आप लोड के ऊपर चला लोगे तो नुकसान होगा, इसलिए शंट मोटर को प्रारंभ किस पर करना चाहिए? नो लोड के ऊपर। तो अपन कहते हैं कि शंट मोटर को, किसको भी? शंट मोटर को नो लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। नो लोड पर स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है भाई। अब नो लोड के ऊपर स्टार्ट क्यों करना चाहिए? ध्यान देना, आपको पता है कि जो मोटर का आपका टॉर्क होता है वो आपका फील्ड फ्लक्स व आर्मेचर धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है भाई।
आर्मेचर जो करंट होती है, अगर आप लोग मोटर में लोड बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है आर्मेचर करंट है वो बढ़ेगा, लेकिन हमेशा जो फील्ड करंट होता है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये चीज आपकी क्या रहती है भी, आपकी कांस्टेंट होती है। लेकिन यदि आपने मोटर के ऊपर क्या किया, मोटर को आपने लोड के ऊपर प्रारंभ कर लिया, लोड के ऊपर स्टार्ट करने से, लोड पर स्टार्ट किया आपने, तो देखो लोड के ऊपर जैसे आप मोटर को स्टार्ट करोगे तो इस फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित होने के लिए मान लीजिए आपको करंट चाहिए 5 एम्पीयर का। यहां लोड के ऊपर स्टार्ट कर लिया तो देखो, तो लोड के ऊपर स्टार्ट कर लिया तो पीछे से IL आया, IL आने के बाद में यहां आकर ये आर्मेचर में ज्यादा प्रवेश करेगा। क्यों? क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध क्या कम, और इधर फील्ड वाइंडिंग में करंट कम जाएगा। क्यों? क्योंकि फील्ड का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। इस कारण से फील्ड वाइंडिंग जो रेटेड फ्लक्स है वो नहीं बना पाएगी। रेटेड फ्लक्स यदि आपकी नहीं बना पाती है, रेटेड फ्लक्स आपकी नहीं बना पाती है तो क्या होता है, पर्याप्त टॉर्क नहीं मिल पाता है। टॉर्क नहीं मिल पाएगा तो मोटर रेटेड क्षमता का यांत्रिक लोड नहीं उठा पाएगी। इसलिए इसको किस पर चलाते हैं, नो लोड के ऊपर चलाते हैं। नो लोड पर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि लोड पर स्टार्ट करने से फील्ड में अधिक प्रतिरोध के कारण पर्याप्त धारा का प्रवाह नहीं होगा, पर्याप्त धारा का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है। इस कारण फ्लक्स कम बनता है, कम बनता है और मोटर रेटेड क्षमता का, मोटर ये यहां लिख रहा हूं, मोटर रेटेड क्षमता पर टॉर्क में कमी उत्पन्न करती है। यह रेटेड क्षमता पर टॉर्क में कमी होती है, टॉर्क में कमी होती है। तो बताओ, इस कारण से शंट मोटर को पहले आप स्टार्ट करो, स्टार्ट करोगे तो आर्मेचर में करंट नहीं जाएगा, कहां जाएगा, फील्ड में जाएगा। फील्ड में जाएगा तो फील्ड वाइंडिंग आपकी फ्लक्स बना लेगी, और किसी भी कोयल में फ्लक्स बनने के लिए दो ही चीजें आपकी निर्भर करती हैं, एक टर्न्स की संख्या और एक उसमें आने वाला करंट। टर्न्स पहले से लगे हुए हैं और उधर पर्याप्त आपका करंट मिल जाएगा तो पर्याप्त फ्लक्स बन जाएगा, और फिर वो परमानेंटली आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है भी। अगर अपन बात करें यहां शंट मोटर की यूज की बात करें, किसकी भाई, यूज की बात करें, और अगर स्पीड रेगुलेशन का एक फॉर्मूला भी मैं लिखवा दूं आपको, स्पीड रेगुलेशन। ठीक है भाई, इस मोटर का आपका अच्छा होता है, ये परसेंटेज में लिया जाता है। तो अपन क्या लेते हैं भाई, आपकी स्पीड होती है वो आपकी नो लोड के ऊपर ली जाएगी, स्पीड होगी वो आपकी फुल लोड के ऊपर ली जाएगी, बटे में आपका फुल लोड पर स्पीड ही लिया जाता है। प्रतिशत बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गुणा 100। स्पीड रेगुलेशन इस मोटर का अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपका लोड से फुल लोड में, नो लोड से फुल लोड आप लोग लगाओगे तो मोटर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, आंशिक कमी ही आपकी होती है। तो ये स्पीड रेगुलेशन है, इस मोटर का क्या माना जाता है, आपका अच्छा माना जाता है। ठीक है भाई। सबसे बढ़िया जितने भी आपके सिलेबस में या इलेक्ट्रिकल में जितने भी मोटर पढ़ते हो, कम वैल्यू होती है, स्पीड रेगुलेशन का अंकीय मान कम होगा उतना ही अच्छा होगा। तो बताओ सबसे बढ़िया स्पीड रेगुलेशन कौन सी मोटर का है, सबसे बढ़िया स्पीड रेगुलेशन किस मोटर का है, सिंक्रोनस मोटर का। कौन सी मोटर का, सिंक्रोनस मोटर का, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में नो लोड और फुल लोड में डिफरेंस होता ही नहीं है। जो सिंक्रोनस चाल होती है वही आपकी रोटर की चाल होती है, NS बराबर NR होता है, तो उसका स्पीड रेगुलेशन 0 होता है। सबसे खराब किसका होता है, सीरीज मोटर का, क्योंकि सीरीज मोटर बिना लोड के बहुत ज्यादा गति देती है, लोड लगाओगे तो गति में सबसे ज्यादा कम करने वाली मोटर होती है। ठीक है भी, सबसे खराब। और नेगेटिव ऐसी कौन सी मोटर है जिसके ऊपर आप लोड बढ़ाओगे तो वह अपनी गति में वृद्धि करती है,
एक ऐसी विशेष अपवाद मोटर है, हालांकि यांत्रिक कार्य में काम में नहीं होती टॉर्क की कमी के कारण, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कौन सी भाई? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, वो याद रखना। तो इसका स्पीड रेगुलेशन क्या हो गया आपका? अच्छा हो गया। अगर अपन बात करें शंट मोटर की यूज की, तो पूछा जाता भी आप, तो पहली बात तो स्थिर गति प्राप्त करने के लिए बदलते हुए भार पर, अब भार है वो ऐसा नहीं कि आपका ज्यादा बदल जाए, भार बदलने की प्रयास है वो कम होनी चाहिए। बदलते हुए भार पर स्थिर गति प्राप्त करने के लिए, स्थिर गति प्राप्त करने के लिए, ठीक है भी, बदलते हुए भार पर स्थिर गति प्राप्त करने के लिए, ये चीज आप समझ गए, ठीक है भी। दूसरी बात करें अपन लोग, इस मोटर की बात करते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं। आपकी जो लेथ मशीन होती है, जिसे खराद मशीन भी अपन लोग कह सकते हैं, कटिंग टूल औजार में, कटिंग टूल औजार में भी अपन इस मोटर को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है भी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो शंट मोटर की क्या खास बात होती है? स्टार्टिंग टॉर्क 1.5 गुना, लोड बढ़ाओगे तो टॉर्क में वृद्धि होगी, क्योंकि टॉर्क है आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, जबकि लोड बढ़ाने पर इसकी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है, आंशिक कमी हो जाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि अपन इस मोटर की बात करें, देखो भाई, हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस पे करंट ही आपका लिया जाएगा, ठीक है भाई, और करंट के प्रोपोर्शनल आपका टॉर्क होता है, तो टॉर्क भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया जाएगा। पहला है भाई आपका टॉर्क का और आर्मेचर धारा का, तो देखो सीधा संबंध होता है आर्मेचर टॉर्क में और आर्मेचर धारा में प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। तो ये आपको बिल्कुल है वो खड़ी लाइन, आपको सीधी सममित आपको लाइन दिखाई दे रही है। फिर ये आपको शाफ्ट टॉर्क मिल रहा है, ये कौन सा हो गया भी आपका? आर्मेचर टॉर्क। और ये कौन सा हो गया भी आपका? शाफ्ट टॉर्क। आर्मेचर टॉर्क होता है, उसकी इक्वेशन मैंने आपको बता रखी है, जो भी आपकी पिछली क्लास है। शाफ्ट टॉर्क की अगर अपन बात करें तो शाफ्ट टॉर्क क्या होता है? TSS बराबर BHP गुणा 735.5 गुणा 60 बटा 2 पाई n। इन दोनों के मध्य अंतर कौन सा आ रहा है? अंतर कौन सा है? अंतर है आपका लॉस टॉर्क हो रहा है जो घर्षण के कारण, ठीक है भी। आर्मेचर टॉर्क होगा वो आर्मेचर में बनने वाली शक्ति के प्रोपोर्शनल हो सकता है, जो TA बराबर अपन EBIA कह सकते हैं, या फिर 2 पाई n बटा 60 कह सकते हैं, ठीक है भी। तो आर्मेचर धारा में वृद्धि होगी तो आपका क्या होगा? टॉर्क बढ़ेगा। अगर आप लोग क्या करोगे? लोड का मान बढ़ाओगे तो आर्मेचर करंट में वृद्धि होगी, जिससे टॉर्क का मान बढ़ जाएगा और गति में क्या होगी? कमी होगी, ये चीज कह सकते हैं। दूसरा भाई अगर बात करें अपने, दूसरा है भाई आप लोगों का ये आर्मेचर करंट और किसके मध्य? स्पीड के मध्य। तो मैंने कहा है अगर आपने लोड का मान बढ़ाया नहीं है, स्थिर रखा है, तो ये गति है आपकी भाई, स्पीड आपको चेंज नहीं करेगी। लेकिन आपने फुल लोड डाल दिया, आर्मेचर करंट का मान रेटेड क्षमता के करीब चला गया, तब आपकी मान लीजिए मोटर आपको 100 स्पीड दे रही है, तो ये घटाकर आपकी कितनी कर लेगी? आपकी 90 कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी 60 कर लेगी, 70 कर लेगी, ये काम किसका है? सीरीज मोटर का है, ठीक है भी। तो गति में क्या होती है भी? आपकी आंशिक कमी होती है। तो आपने जब लोड बढ़ाया तो गति में क्या होगी? गति में पूरी कमी नहीं होती है, गति में आपकी हल्की कमी होती है, मतलब गति में आंशिक कमी होती है, स्पीड में आंशिक आपकी कमी होती है, ठीक है भी। आगे भी आपका टॉर्क का संबंध है, किसका भी? आपका गति का, और किसका भी? आपका टॉर्क का। तो देखो टॉर्क यदि आपका बढ़ता है, अगर आर्मेचर टॉर्क में बढ़ेगा तो गति क्या होगी? आपकी कम होगी, लेकिन फिर भी आपकी गति बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, है ना, आंशिक कमी होती है। तो ये गति के मध्य और आपका टॉर्क के मध्य में आपको दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जाती है, ठीक है भी। तो कल की क्लास में मेरे भाई आपको मैंने जो बताया था वो सीरीज मोटर के बारे में बताया, आज मैंने शंट मोटर के बारे में आपको बताया। एक एक चीज मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने का प्रयास किया है। अब कोई स्टूडेंट अपना इलेक्ट्रिशियन का कंसेप्ट है वो तो इसी तरीके से तैयार किया जा सकता है, पेशेंस के साथ में आपको टीचर को सुनना होगा, एक एक पॉइंट आपको समझने की कोशिश करनी होगी, उसे नोट डाउन करना होगा और उसे 1 या 2 बार रिवाइज करना होगा, लिखना होगा। जो लिख लिख कर प्रैक्टिस करता है वो सीख जाता है।
तो कोई भू बा ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये पढ़ा दिए वो पढ़ा दिए। और कंटेंट की क्वालिटी वही स्टूडेंट समझ पाएगा जिसे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का नॉलेज है। ठीक है भाई। अब जो फ्रेशर स्टूडेंट होगा वो तो क्या होगा कि हाँ इस सर के इतने सब्सक्राइबर हैं, इसको इतने लाइव देख रहे हैं, और ये है वो है इतना वो, ऐसा नहीं। तो कंटेंट की जो क्वालिटी देखेगा स्टूडेंट, वो तो एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेगा। ठीक है भी, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस या नो? ठीक है भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।